और कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर भी एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे और आज मैं 20 एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, इनको मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए हम पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं और बिना ज़्यादा बात किए हुए आज सीधे पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सीधे पढ़ाई करेंगे। पिछली क्लास में ज़्यादा बात हो गई थी ना, तो वो तो 1 घंटे का पहुंच गया था। सेल बायोलॉजी क्लास 11। और अब सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान के बाद क्या आप जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना चाहोगे? उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ढेर सारा कमेंट करके बताना होगा और अपना दिल से प्यार देना होगा सर। ठीक है, क्या देना होगा? प्यार देना होगा। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलूं। देखिए मेरे पास क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं, आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे लेकिन मैं बोलूँगा तो ये सुने, आपके द्वारा सुने जाएंगे। ठीक है, और आप इसका आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यह अनुमान किया जाता है कि बहिकेंद्रकी और केंद्रकी द्रव्य भी, समझना, बहिकेंद्रकी मतलब जो केंद्रक के बाहर होता है। ठीक है, बहिकेंद्रकी और केंद्रकी द्रव्य भी वंशागत सूचना के संचारण में महत्व रखते हैं, क्योंकि भैया इनका कहने का मतलब है कि कोई हमारी सेल है। ठीक है, सेल के अंदर एक केंद्रक है और केंद्रक के साथ, केंद्रक तो अनुवांशिक सूचना का वाहक होता है ना, सूचना का महत्व रखता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ है जिनके अंदर भी जो अनुवांशिकता को यहाँ वहाँ से कर सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि इस कहने का साफ अर्थ है कि भाई किसके अंदर और डीएनए पाया जाता है। क्योंकि यदि अनुवांशिक पदार्थ की देखी जाए बात, ठीक है, कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो सर अनुवांशिक पदार्थ होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, तो सिंपली हम देखेंगे जहाँ डीएनए होगा, जहाँ आरएनए होगा, वहीं पर हमारा काम होगा। और जहाँ डीएनए और आरएनए है ही नहीं, कहाँ से काम हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था, ये तो जवाब मैं तुरंत बताए दे रहा हूँ, जब मैं आपको वहाँ पर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सर केंद्रक के पास डीएनए होता है, लेकिन केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक के पास भी खुद का डीएनए होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या यह अनुवांशिकता को एक स्थान से दूसरे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने के लिए महत्व रखता है कि नहीं? आप मुझे बिल्कुल सोच के बता दीजिए। क्योंकि जो काम केंद्रक कर रहा था, केंद्रक के पास बहुत ढेर सारे मात्रा में डीएनए होता है, लेकिन कुछ मात्रा डीएनए की किसके पास होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो कभी काम पड़ा तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए अनुवांशिकता के रूप में काम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। तो बस इसी का जवाब यही है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से देख लेना कि यह अनुमान किया जाता है कि बहिकेंद्रकी और केंद्रकी द्रव्य भी वंशागत सूचना के संचारण में महत्व रखते हैं, है ना। वंशागत की जो सूचना होती है उसको संचारित करते हैं। कौन से? पहला, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। दूसरा, विशेष प्रकार की कोशिकाओं में विशेष प्रकार के हरित लवक होते हैं। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, हमने विशेष प्रकार की सेल तो नहीं देखी है। सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवकों में भी डीएनए पाया जाता है। चौथा, कोशिका विभाजन में कोशिकी और केंद्रकी पदार्थ का दोनों संतति कोशिका में बराबर बराबर बंटवारा होता है। ठीक है सर, बराबर बराबर बंटवारा होता है, ठीक है, लेकिन वंशागत वर्ड है, वंशागत सूचना के संचरण, ये कहाँ पे दिख रहा है? ये तो कहीं नहीं दिख रहा इसमें, है ना। वंशागत सूचना के संचरण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है सर, तो ये क्या होगा? वंशागत सूचना के संचरण में जिसके पास खुद का डीएनए पाया जाएगा। तो हमने देखा था सर, हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। और गाल्जी बॉडी को क्या नाम से जानते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। आप मुझे बताइए लाइसोसोम को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो सर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। तो हमारे पास दो मतलब सेल ऑर्गेनल मिलते हैं, और ये ऑर्गेनल का काम हम लोग देख के बता देते हैं भैया कि ये वंशागत सूचना के संचरण में महत्व भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए पाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सही नंबर होगा सी। सेकंड नंबर होगा, निम्नलिखित में किस भाग को जीवित कहा जाता है? बताइए,
कोशिका के अंदर कौन सा ऐसा भाग है जो जीवित रहता है? ठीक है, कोशिका के अंदर कौन सा ऐसा भाग है जो जीवित रहता है? पहला ऑप्शन है मंड, जिसको बोलते हैं स्टार्च। दूसरा ऑप्शन है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर, इस केंद्रक के अंदर एक छोटी सी केंद्रिका पाई जा रही थी, जिसको बोलते हैं सर न्यूक्लियोलस। इसके बाद हरित लवक, और चौथा केंद्रक। पूछ रहा है इनमें से किस भाग को जीवित कहा जा सकता है ना? किस भाग को? तो सर जो हरित लवक है यार, जो खाना बना रहा था, उसको हम जीवित बोल सकते हैं। ठीक है, किसको? केंद्रक केंद्रिका को नहीं बोलते भाई। ठीक है, केंद्रक केंद्रिका ये सब चीज देखने लगो, बहुत ढेर सारे जीवित पदार्थ है कोशिका के अंदर। पूरा जीव द्रव्य जीवित पदार्थ ही तो होता है, उसके अंदर पाए जाने वाले जो वो चीजें वो भी जीवित होंगी। लेकिन यदि आगे लेवल पर हम देखें यहाँ पर, तो क्या देखने को मिलेगा सर कि जो हरित लवक है, ठीक है, वो ही कोशिका का जीवित पदार्थ होता है, क्योंकि देख रहे हो वो लगातार अपना फूड मटेरियल बनाए जा रहा है। अच्छा, हरित लवक की खोज किसने की थी? मैंने आपको बताया था, सिंपर करके थे क्या कोई? हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है ग्रेना, और ग्रेना मतलब किसके अंदर पाई जाती है? ठीक है, ऐसा करके पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कोशिका अंग में अपचायी प्रक्रिया प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं? ओ भाई, पूछ रहे हैं अपचायी जो प्रक्रिया होती, कोई ऐसा कोशिका अंग बताना है जिसमें जो अपचायी प्रक्रिया होती है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 4 ऑप्शन है। पहला है अंतःप्रद्रवी जालिका ER। तो ER के अंदर देखो, पहले ER के अंदर क्या अपचायी प्रक्रिया थोड़ी मात्रा में पाई जाती है? भाई साहब, ER काम पे लगा रहता है हमेशा, है ना। फिर ER तो होगा नहीं। चलो लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर थोड़ी सी अपचायी। भाई साहब, लाइसोसोम अगर अपने पर आ जाएगा ना उसके अंदर, तो क्या होगा? पूरी सेल का डाइजेशन कर लेगा, वो पूरी सेल को डाइजेस्ट करके फेंक देगा। लाइसोसोम भी नहीं हो सकता। तीसरा क्या है? गाल्जी जटिल। भैया, गाल्जी कहाँ से हो सकता है? गाल्जी के अंदर तो और रिएक्शन हो रहा था, तेजी अपचायी क्रियाएं हो रही थी। कैसे? क्योंकि जो ER से बन रहा था वो गाल्जी का लेकर क्या कर रहा था? पैक कर रहा था, टैग लगा रहा था उसमें। फिर कौन बचा? सूत्रकर्णिकाएं। तो सर ये सूत्रकर्णिकाएं जो होती हैं वो अपचायी क्रिया इनके पास प्रचुर मात्रा में होती है, सूत्रकर्णिका के पास। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रियोल्स के पास। और सेंट्रियोल को हम लोग थोड़ा सा ही देखे थे, है ना, क्योंकि इनके पास ज़्यादा फंक्शन कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपचायी प्रक्रिया बहुत धीरे होती, किसके पास? सूत्र कणिकाओं के पास। चलिए, चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रकाश श्वसन के लिए आवश्यक होता है? भाई साहब, कौन सा कोशिका अंग प्रकाश संश्लेषण नहीं, प्रकाश श्वसन के लिए आवश्यक होता है? आपका जवाब आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सर मैं कहता हूं क्वेश्चन यदि आपके सामने आए तो पहले रिलैक्स होइए, क्वेश्चन को समझिए, हल्के में क्वेश्चन को मत लीजिए। ठीक है, कभी भी जीवन में क्वेश्चन को हल्के में नहीं लिया जाता है। नहीं, क्वेश्चन यदि तुम्हें हल्के में ले लिया ना, तब तो तुम्हारा मजाक बन जाएगा। ठीक है, अगर तुम नीट का एग्जाम देने जाओगे, किसका? नीट का, और तुम सही तरीके से अगर क्वेश्चन नहीं पढ़े ना, विल डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ नहीं पढ़े, जल्दीबाजी में पढ़ दिए, तो मैं 100% की गारंटी देता हूँ क्वेश्चन गलत है तुम्हारा। क्योंकि अगर वो इतना सिंपल होता तो उसमें पूछा ना जाता, और अगर तुमने इतनी जल्दी जवाब दे दिया है तो ऐसा है कि तुमने बिना देखे जवाब दिया है, वो क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रकाश श्वसन के लिए आवश्यक होता है। हमसे कोई भी कोशिका अंग पूछा जा रहा है, कोई आपके पास कोशिका अंग हो तो बताइए जो प्रकाश श्वसन के लिए आवश्यक हो रहा हो। ठीक है, प्रकाश श्वसन के लिए फोटो रिस्पिरेशन के लिए, है ना, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है, और श्वसन हो गया तो फोटो रिस्पिरेशन हो गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है डिक्टियोसोम, हाँ दूसरा है डिक्टियोसोम।
और चौथा है पराक्सीसोम, और पांचवा है वो सॉरी तीसरा है पराक्सीसोम, चौथा है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम, इनमें से आपने किसका नाम ज्यादा सुना है? ई आर तो होगा नहीं, पराक्सी, ऑक्सी और ग्लाइऑक्सीसोम में किसका नाम सुना है? तो सर आप बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते ना, ये पराक्सीसोम के बारे में कहीं डिस्कस हो रहा था सर, तो बस सही आंसर दे रहे हो यार। पराक्सीसोम के बारे में बता रहा हरित लवक में यहाँ पर वहाँ पर। तो जो पैरोक्सीसोम होता है, वो पैरोक्सीसोम क्या करता है? प्रकाशीय श्वसन को करता है, प्रकाश श्वसन के लिए आवश्यक अंग होता है, कोशिका अंग होता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन आएगा, डीएनए के दो क्षारकों के जोड़ी के बीच क्या अंतर होता है ना? सबसे बड़ी गलती, यहाँ पर हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा नहीं, सेल के बारे में। सेल के बारे में जब पढ़ा तो डीएनए के बारे में हम लोगों ने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं था। हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें डीएनए के बारे में नहीं है, लेकिन डीएनए से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी और नीट लेवल में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि डीएनए के दो क्षारकों के जोड़ी के बीच का अंतर क्या होता है? डीएनए तो आप लोग जानते हैं सर, ऐसे बनता है, देख लो। सबसे पहले क्षारक समझा देता हूं। अगर ये 3 होगा, ठीक है, तो ये 5 होगा। 3 और 5 समझ गए? एक उसमें से जो डीएनए की वो होती है कुंडलित संरचना होती है, उसको 3 बोलते हैं, और दूसरे को हम अपन ने बोला 5। ठीक है, और इनके बीच की संरचना 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम, 340 एंगस्ट्रॉम, 3400 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए की जो बीच की संरचना होती है ना, उसको याद कर लो, 3 से ज्यादा 5 से कम कितना होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम, बस। ठीक है, कितना होगी? तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, सिंपल। 3 5। डीएनए के अंदर 2 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन के अंदर एडेनिन ग्वानिन आते हैं, पिरिमिडिन के अंदर साइटोसिन थायमिन यूरैसिल आते हैं। ठीक है, एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, और एक प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है? डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ाया था शायद, क्या नहीं? वो तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था सर। डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। 6वां नंबर क्वेश्चन है, 4 हिस्टोन के ऑक्टोमेयर के साथ बने डीएनए के जटिल को कहा जाता है। 4 प्रकार के हिस्टोन हैं, ठीक है, और वो ऑक्टोमेयर के साथ बने हुए डीएनए जटिल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सर उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम, इंडोसोम, गुणसूत्र की न्यूक्लियोसोम। भैया अगर डीएनए का नाम आता है तो न्यूक्लिक का नाम जरूर आता है ना, क्योंकि डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। तो सर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब होगा न्यूक्लियोसोम, है ना। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी बताने की जरूरत नहीं, न्यूक्लियोसोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक में 80s राइबोसोम टूटते हैं। भाई साहब बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमने देखा दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रो है ना, नहीं नहीं, प्रोकैरियोटिक 80, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है, और अगर उसके पास 80s का राइबोसोम है तो किन किन भागों में टूटेगा? तो 100 बनाएगा। कितना बनाएगा? 100, 60 और 40 में। ऑप्शन है 40 और 40s में। 40 40 80 होता है, लोग इसी को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बी नंबर है 60 और 40s में, सी नंबर है 60 और 50s में, और डी नंबर है 50s और 30s में। ठीक है, तो अगर 80 क्रोमोसोम है, 80s, तो 60s और 30s में टूटेगा। 6 3 40s, 6 4 10, हाँ 40s, 60s और 40, 60s बड़ा होगा और 40s छोटा होगा। फिर ये दोनों आपस में, मैंने आपको बताया था, ये आपस में जब जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड से जुड़ते हैं, है ना। तो मुझे बताओ वो कौन सा बॉन्ड था? कहीं ना कहीं वो फॉस्फोरिक बॉन्ड था कि नहीं था? बताइए, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर कि सूत्रकर्णिका के अंदर की झिल्ली की ओर स्थित
प्रकृत होते हैं, है ना। सूत्रकणिका जो होती है उसके झिल्ली के, उसके अंदर झिल्ली के स्थित ये जो प्रकृत होते हैं ये कौन से होते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन है। और सूत्रकणिका के अंदर मुझे एटीपी, है ना, जवाब ही सुन लो इसका। एटीपी, सिंथेटेज, सक्सीनेट, डिहाइड्रेनेज और श्वसन श्रृंखला के परिपक्व होते हैं, प्रक्रिय होते हैं, ठीक है, प्रकीर्ण होते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए की उपस्थिति निम्नलिखित परिकल्पना की पुष्टि करती है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा पूछ लिया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर खुद का डीएनए होता है, ये किस चीज की पुष्टि करती है? पहला आंसर देना, खुल के देना। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में ग्लाइकोलिसिस होता है। इसके लिए होता है, तो भाई मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको गलत करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों की ही उत्पत्ति स्वतंत्र मुक्त जीवी जीवों के रूप में हुई है। स्वतंत्र मुक्त जीवी जीव मतलब कि भाई इससे कोई मतलब नहीं, पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि सारे ऑर्गेनल्स को, सेल ऑर्गेनल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो वो कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस बैठी हुई है, वो कंट्रोल कर रही है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के पास क्या है? खुद का डीएनए है, तो उनसे कोई मतलब नहीं रहता, पूरा स्वतंत्र रहते हैं, मस्त घूमते हैं। इसका सही आंसर तो मेरे हिसाब से यही होगा, बी नंबर। तीसरा है, एटीपी की उत्पत्ति माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक दोनों में होती? बिल्कुल नहीं सर। जो एटीपी की उत्पत्ति होती है, एटीपी, है ना, क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो सर एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट होता है उसकी उत्पत्ति सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही कर सकता है, ठीक है, हरित लवक नहीं कर सकता है। चलिए डी नंबर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में सूत्री विभाजन केंद्रक से स्वतंत्र है। भाई सब फर्जी की बातें होती हैं। बी नंबर इसका सही है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों ही उत्पत्ति स्वतंत्र मुक्त जीवी जीवों के रूप में हुई है। इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो स्वतंत्र और मुक्त जीवी जीवों के रूप में हुई है, ठीक है। 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र के स्थान पर डीएनए पाया जाता है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, तो तुम बता ही दोगे। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र के स्थान पर डीएनए पाया जाता है? हम लोगों ने देखा सबसे पहले छोटे छोटे क्रोमैटिड्स होते हैं केंद्रक के अंदर, फिर वो क्रोमैटिड्स का जब विभाजन वगैरह होता है तो वो आगे बढ़ के गुणसूत्र बनाते हैं और गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे जीव हैं हमारे पास जिनके अंदर सीधे ही डीएनए पाया जाता है, ठीक है, सीधे ही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10। पहला है एनाबीना, दूसरा है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, तीसरा है वॉल्वॉक्स और चौथा है प्लाज्मोडियोफोरा। तो सर अगर खुद का डीएनए देखा जाए इसमें से, तो इसमें से खुद का डीएनए एनाबीना के पास पाया जाता है। मतलब खुद का क्या? एनाबीना के पास गुणसूत्री संरचना नहीं पाई जाती, वो सीधे डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाता है? वो सीधे डीएनए होता है, और डीएनए ऐसे करके होता है, ठीक है। आज हमारे बॉडी के अंदर जितने भी लेवल के खेल हो रहे हैं, ठीक है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, वो डीएनए कंट्रोल कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। और यदि डीएनए को कोई क्षतिग्रस्ती होती है, डीएनए प्रॉब्लम में होता है, तो फिर दिक्कत कर देता है। सोचो अगर डीएनए ने अपना आपा खो बैठा, अगर उसको कोई दिक्कत हो गई तो पूरी सेल को बर्बाद कर देता है, कैंसर का निर्माण कर लेता है। सेल को भाई कंट्रोल करता है वो, है ना। कैसे? जैसे आपके फादर, आपके मदर आपको कंट्रोल करते हैं, है ना। अगर उनका साया आपके ऊपर से हट जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आवारागर्दी करोगे, यहाँ वहाँ घूमोगे, ठीक है, इसको लेके यहाँ जाओगे, उसको लेके यहाँ आओगे, पैसे फालतू में उड़ाओगे, आवारागर्दी शुरू कर दोगे। कोई तुम्हारे पास कोई लगाम नाम की चीज़ है ही नहीं। अभी तो बेटा डर लगता है कि पापा हैं, ये हैं, वो हैं, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो शाम को मार खाएंगे जूतों से। अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो मम्मी खाना नहीं देंगी, झाड़ू मारेंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें डर होती हैं, डर नहीं होती, वो एक कंट्रोलर हैं आपके। तो इसी तरह कोशिका के अंदर भी कंट्रोलर होते हैं, वो डीएनए के रूप में कंट्रोल करते हैं पूरी सेल को। जो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं,
हरित लवक के अंदर होते, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में आपके मदर और फादर आपको कंट्रोल करते तो आप सही से रहते हिसाब से, और जिस दिन से कंट्रोल करना छोड़ देते देखना उस दिन से तुम बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद 100% लिख लेना कि जिन बागों में माली नहीं होते ना अक्सर वो बंजर हो जाया करते हैं। इसलिए यदि आपको कोई रोकने टोकने वाला है ना तो उसका एहसान मानिए। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो पूरी सेल बर्बाद। सेल का फिर जो मन करेगा तब करेगी। सेल का मन करेगा भाई और बड़े और बड़ी होते हैं और बड़ी होते हैं, अब उसे क्या पता उसके और बड़ी होने में उधर कैंसर बन रहा है। वो तो चली जा रही फिर कैंसर का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही कैंसर क्या होता है, कभी आपने सोचा है? कैंसर अनवांटेड सेल की ग्रोथ। सेल रहती है कंट्रोल, कौन करता है? डीएनए, केंद्रक उसे कंट्रोल करता है। जब केंद्रक में कोई क्षतिग्रस्ती आ जाती है, डीएनए खराब हो जाता है तो क्या होता है? डीएनए भी मरम्मत करने के लिए सब इंजीनियर बैठे रहते हैं, होता रहता है, लेकिन कोई बहुत बड़े लेवल पर अगर कोई दिक्कत हो गई, मरम्मत नहीं हो पाई, तब तो क्षतिग्रस्त आएगी, और जब क्षतिग्रस्त आएगी तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना? समझ पा रहे हो? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पॉलीराइबोसोम समूह होते हैं। भैया जी, पॉलीराइबोसोम समूह मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बोला था एक mRNA होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, और इसी के ऊपर क्या होते हैं? ये सभी लगे होते हैं, और जब बहुत ढेर सारे एक प्रकार में राइबोसोम लगे होते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये पॉली राइबोसोम स्ट्रक्चर है। ए नंबर है, राइबोसोम और आरएनए के समूह को पॉली राइबोसोम कहते हैं? नहीं कहते हैं भाई। फिर केवल आरएनए के समूह को पॉलीराइबोसोम कहते हैं, पराक्सीसोम के समूह को पॉलीराइबोसोम कहते हैं, या फिर अनेक राइबोसोम के जो mRNA के धागे से लगे हुए होते हैं। तो प्रत्येक राइबोसोम, ये क्या है सर हमारे पास? तो ये राइबोसोम है और ये हमारे पास देखने को मिला mRNA का धागा है, और ये सभी को अब बोला गया पॉलीराइबोसोम। अगर mRNA यहाँ है, राइबोसोम ढेर सारे यहाँ है, तो हम इसको पॉलीराइबोसोम नहीं बोलेंगे। ठीक है, mRNA के धागे में लगी संरचना को ही पॉलीराइबोसोम बोला जाता है। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन आएगा अब? 12 नंबर। अंतःप्रद्रवी जालिका ER जालिका का मुख्यतः संबंध होता है, किसके साथ अच्छा संबंध होता है? ER का। ER किससे जुड़ा होता है बताना। तो अब इसमें से संबंध का मतलब होता है कि क्या, किस चीज से इसका है ना अधिकतर कांटेक्ट होता है। पहला है प्रोटीन संश्लेषण से, जो ER होती है देखा यार, छींक आ रही मेरे को। छींक आती तो कोई याद करता है? नहीं, हिचकी आती तब कोई याद करता है। 12 नंबर होता है ER। मेरे को एक्चुअली जुकाम हो गया है, पता नहीं क्यों। ER जालिका का मुख्यतः संबंध होता है नंबर ए प्रोटीन संश्लेषण से। प्रोटीन को संश्लेषित करती है क्या ER? तो आपने कहा भैया प्रोटीन नहीं करती है। दूसरा बोलो, वसा अम्लों के संश्लेषण से करती है? तो वसा अम्ल ये कहाँ पहुंचे, तो लवक कवक का काम होता है। चल ठीक है, हटाओ। फिर आता है पेप्टाइड बंध के संश्लेषण से। पेप्टाइड बंध, यार ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पेप्टाइड शायद यही जोड़ रहा था क्या? तो आपने बोला ये भी नहीं समझ आ रहा। फिर डी नंबर है कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण से। हाँ भैया, जब आपने ER पढ़ाया था तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का नाम कुछ आप ले रहे थे। ठीक है, तो भैया ER का संबंध किससे होता है? तो वो होता है कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण से, है ना। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण से होता है। क्लियर है? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें आरएनए का अभाव होता है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का काम क्या होता है कोशिका के अंदर? डीएनए आनुवंशिक सूचना को अपने पास रखता है और आरएनए से इम्प्लीमेंट करवाता है। आरएनए को भेज देता है भैया जो काम करा तू, है ना। तो किसके अंदर अभाव होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्रक, कोशिका कला, राइबोसोम, गुणसूत्र। तो सर जो आरएनए होता है वो केंद्रक में तो टहलता ही रहता है,
है ना। केंद्रक के साथ साथ उसकी जो गाड़ी होती है वो कोशिका कला में कोशिका कला याद करो कोशिका कला में ये आरएनए नहीं जा पाता सर, या कोशिका कला में ये कैसे जाएगा, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे जाएगा, वहां इसको उसका क्या काम है, ठीक है। तो सर एक ऐसी जगह होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां पर आरएनए का अभाव होता है, ठीक है। किसका, आरएनए का। तो ये और हर जगह टहलता रहता है, कोशिका में, केंद्रक में, यहाँ पे वहाँ पे, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं जा पाता है, कोशिका कला में नहीं जा पाता है। और क्या करने जाएगा वहां पे, इसका काम ही क्या है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर ट्रांसफर, कौन कौन, 4 प्रकार के होते हैं शायद यार। मैसेंजर हो गया, ट्रांसफर हो गया और एक लेयर, पता नहीं, चलो बाद में आरएनए के बारे में डिटेल से पढ़ें भाई। सच में मेरे को नहीं याद है आज, याद मतलब मैं ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता हूँ अपने ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा अजीब तरीके का हो रहा है, ठीक है। 14 नंबर क्या है, मैसेंजर आरएनए, आरएनए, एमआरएनए, रिवर्स राइबो, रिवर्स आरएनए, आरएनए को क्या बोलते हैं यार, बड़ा कंफ्यूजन। कभी कभी कुछ चीजें रहता है आपको पता बहुत रहता है लेकिन आप भूल जाते हैं, है ना। मेरे साथ ऐसा ही हुआ करता है कभी कभी, आरएनए, इसीलिए मैं हमेशा फोन लेकर के चलता हूँ। हाँ सर, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको सही बताया। एक होता है एमआरएनए जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, एक होता है टीआरएनए जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा होता है आरआरएनए जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से पूछ रहे सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है, ठीक है। तो जो सर ट्रांसफर आरएनए होता है, कौन सा, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, है ना, सबसे छोटा होता है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, सबसे छोटा। मैसेंजर आरएनए सबसे छोटा नहीं होता, और जो आरएनए है आरआरएनए सबसे छोटा नहीं होता, सबसे छोटा होता है टीआरएनए। एक गुणसूत्री आरएनए भी होता है, क्रोमोसोमल आरएनए भी होता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं, डीएनए के संश्लेषण को कहते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अनुलेखन, रूपांतरण, पराक्रमण या प्रतिकरण। तो सर मैंने आपको बताया था कि डीएनए के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। ये खुद से ही 2 डीएनए बना लेता है, आपस में संरचना, ये वाली संरचना है, आपस में ये अलग अलग होती है, फिर इनसे एक संरचना और जुड़ जाती है, फिर वो एक डीएनए बना लिया, फिर दूसरा वाला अलग डीएनए बना लिया, तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्वप्रतिकरण हो रहा है, डीएनए के अंदर क्या हो रहा है, हिंदी से क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन को स्वप्रतिकरण। भूल पाओगे, बताओ, ठीक है। तो ये हो रहा था। तो अब 16 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा दूं, यहाँ पे यहीं पे 4 क्वेश्चन ना मैं करवा देता हूँ, और अगर ऐसे ही क्लासेस आपको चाहिए आगे भी, क्योंकि ये जो कोशिका विज्ञान है इसके मेरे पास करीब 200-400 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ऐसे ही एमसीक्यू बेस्ड, जैसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो यदि आपको ऐसे ही पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, तो मैं नेक्स्ट क्लास भी ऐसे करके आपको 2-4 क्लासेस दे दूंगा, ढेर सारे एमसीक्यूज पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन कमेंट्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए तब, है ना। बहुत ढेर सारे लोग आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बिल्कुल ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कुछ विषाणुओं में आरएनए की उपस्थिति और डीएनए का अभाव यह दर्शाता है। कुछ विषाणु वायरस होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, वायरस के अंदर आरएनए की उपस्थिति और डीएनए का अभाव। तो सर मैं आपको एक जवाब बता देता हूं कि आरएनए से ही डीएनए का निर्माण हुआ है। सबसे पहले जो अनुवांशिक पदार्थ था, जेनेटिक मटेरियल था, वो था आरएनए, और आरएनए के द्वारा ही सर किसका निर्माण हुआ था, तो वो हुआ है डीएनए का, ठीक है। तो कोशिका में क्या होता है, विषाणु की कोशिका, सबसे विषाणु की कोशिका थी। विषाणु लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का जोन होता है, ठीक है, जीवित और निर्जीव के बीच का। भैया नहीं से ही हम जीवित बोल सकते हैं, ना ही निर्जीव बोल सकते, जैसे पॉलिटिक्स और रिलीजन,
ये दोनों बड़े अजीब चीजें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर है, कुछ विषाणु में आरएनए की उपस्थिति और डीएनए का अभाव यह दर्शाता है उनमें आनुवांशिक सूचनाएं नहीं होती। भैया ऐसी बात तो नहीं है, आनुवांशिक सूचनाएं तो उनके पास होंगी। ठीक है, स्वतः प्रतिकरण करना संभव नहीं है। भैया डीएनए नहीं है, कोई बात नहीं, स्वतः प्रतिकरण आरएनए खुद ही कर लेगा अपना। फिर आरएनए आनुवांशिक सूचनाओं का रूपांतरण कर सकता है। चौथा नंबर है, यह न्यूक्लिक अम्ल परपोषी के डीएनए से जुड़ करके स्वप्रतिकृति करता है। तो सर मेन चीज होता है जेनेटिक मटेरियल किस लिए, तो आनुवांशिक पदार्थ का रूपांतरण करने के लिए, है ना, आनुवांशिक पदार्थ को स्टोर करने के लिए और आनुवांशिक पदार्थ का रूपांतरण करने के लिए। तो जो डीएनए होता है, सॉरी आरएनए होता है, वो खुद ही वायरस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ का रूपांतरण कर लेता है, इसलिए डीएनए कोई खास जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के रज्जुकी अणु पाए जाते हैं। ठीक है, जो डीएनए के रज्जु होते हैं, ठीक है, रज्जुकी अणु पाए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या होता है, टोबैको मोजेक वायरस में रज्जुकी नहीं पाए जाते सर, चेचक विषाणु में नहीं पाए जाते, रायोस शैरकोमा वायरस में नहीं पाए जाते हैं, 175 जीवाणु भोजी, हाँ जीवाणु भोजी में लगभग पाए जाते हैं। आप आगे जब जीवाणु भोजी विषाणु भोजी पढ़ोगे तब वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, 17 नंबर अभी आप यहाँ पे छोड़ते हैं, जीवाणु भोजी लेकिन इसका सही है। 18 नंबर क्या है, रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कार्क कोशिकाओं के चित्र किस पुस्तक में प्रकाशित हुए थे। भैया सिंपल है, रॉबर्ट हुक मैं बुक बोलने वाला था, तो रॉबर्ट हुक की कोशिका कौन सी है, तो वो है कौन सी, माइकोग्राफिया। ये तो भाई तुरंत याद कर लो। और उन्होंने अपना जब कोशिका की खोज की थी तो उसको किस में लिखा, अपनी पुस्तक में लिखेंगे ना, कौन सी, माइकोग्राफिया में लिखेंगे। ठीक है, रॉबर्ट बुक की कौन सी पुस्तक थी, माइकोग्राफिया। 19 नंबर क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार क्या है। भाई साहब इतना सिंपल तो फिर ना पूछा करो, कह दो हमसे, है ना, हमको तो पता ही रहता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है सर, मध्य पटलिका बनी होती है मिडिल लैमिला किसकी बनी होती है सर, सबसे पहले क्या होता है, कोशिका सेल के अंदर मिडिल लैमिला बनती है ऐसे, फिर इधर प्राथमिक कोशिका भित्ति बनती है, प्राइमरी सेल वाल, फिर इधर भी प्राथमिक बनती है, फिर क्या होता है सेकेंडरी सेल वाल बनती है, इधर भी सेकेंडरी सेल वाल, इधर भी बनती है, साथ साथ इधर भी बन रही होती है ना, ये देखो। फिर इधर क्या होता है, टर्टियरी सेल वाल बनती है, इधर भी टर्टियरी बनती है, इधर भी टर्टियरी बनती, पढ़ाया था ना। फिर ये धीरे धीरे जा करके कोशिकाएं बना लेती हैं, ये देखो ये कोशिका बन गई, ये इधर जो ये ऐसे गए, ये ऐसे गए, ये ऐसे गए, कोशिका बन गई हेक्सागोनल, है ना। फिर ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे कोशिका बन गई, वैसे ही परत बनती गई। तो सबसे पहले किसका विकास हुआ, मिडिल लैमिला का विकास हुआ। मिडिल लैमिला क्या होती है, दोनों जो प्राथमिक कोशिका भित्ति के बीच सीमेंट का काम करती, जोड़ने का काम कर देती है। ठीक है, तो मिडिल लैमिला किसकी बनी होती है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से देखना, सुबेरिन की, कैल्शियम पेक्टेट की, ठीक है, 80 नंबर आता है इसका सेलुलोज की, है ना, लिग्निन की। तो सर जो आपके पास पेक्टेट है ना, वो भी कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती, कौन सी, मिडिल लैमिला। ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती सर, कौन, वो बनी होती है मिडिल लैमिला। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी में, कोशिका संरचना में, कोशिका विज्ञान में आज के लिए बस यहीं तक हमारे पास क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, यदि आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।